नमस्कार दोस्तों। हमने भारत में कई मुद्दे देखे हमारी आंखों के सामने होते हुए, और हमने इन लीडर्स को मुंह मोड़ते ही भी देखा, कभी स्टैंड लिया ही नहीं। अगर मुद्दा हिंदुओं का हो तो कोई आगे आता भी नहीं है। लेकिन हमने तमिलनाडु में कुछ अजीब होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि वहां पर एक लड़की को मोलेस्ट किया गया, और एक लीडर आता है, वो पुलिस थाने के सामने खड़े होकर अपने आप को कोड़े मारता है। कभी ऐसा देखा है आपने भारत की राजनीति में ऐसा होता हुआ? अन्नामलाई ने ये काम करके दिखाया। उसे दर्द है अपने स्टेट के लोगों के लिए। मैं तो कहता हूं कि जैसे हमने एक बार वीडियो बनाया था कि दिल्ली में केजरीवाल को जब हराया गया, उसके बाद या हारने वाला है, उसको 8 फरवरी को जब इसका परमानेंट विसर्जन कर दिया जाएगा, उसके बाद दिल्ली में ताजपोशी किसकी होगी? क्या नुपुर शर्मा आएगी? क्या वहां पर बंसुरी स्वराज आएंगी, या कोई और होगा? आपका ओपिनियन क्या है कि केजरीवाल के परमानेंट विसर्जन के बाद दिल्ली में उस दिन सीएम कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से? वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे अन्नामलाई ने हमारे लोगों के लिए खड़ा हुआ है, क्या उन्हें जो तमिलनाडु का प्रेसिडेंट है वहां से जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी का, वो नहीं बना देना चाहिए? क्योंकि जैसे नड्डा है, नड्डा ने तो पार्टी का जैसे हाल किया है आपके सामने है 2024 के इलेक्शंस में, फिर भी मोदी जी उसे ढोते जा रहे हैं साथ में। अगर ऐसे गधों को ही ढोना है, व्हाई नॉट ब्रिंग अ शेयर लाइक अन्नामलाई? भाई मैं क्यों बोल रहा हूं, हमने देखा कि यूपी में जैसे योगी जी ने काम किया है, बिस्वा जी ने काम किया है असम में, ऐसा ही हमें एक डायनेमिक लीडर चाहिए जो पार्टी को भी जोड़ सके, आगे लेके जा सके। क्या अन्नामलाई वो काम आदमी हो सकते हैं जो बीजेपी की सारी चीजों को चेंज कर दे? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अन्नामलाई का ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके ऊपर कोई फोकस क्यों नहीं कर रहा? और उमेश जी तो पहले भी बोल रहे थे कि भाई आपने अन्नामलाई जैसे आदमी को ट्रेनिंग करने के लिए यूके भेज दिया, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? इसके ऊपर बात करते हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, अन्नामलाई, हाउ इंपॉर्टेंट ही इज फॉर नेशनल पॉलिटिक्स एंड तमिलनाडु पॉलिटिक्स? देखिए, जो तमिलनाडु के अभी गवर्नर है आर एन रवि, ही इज कमिंग फ्रॉम ए इंटेलिजेंस बैकग्राउंड। ठीक है। आपने देखा होगा कि इस बार जो स्टेट में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर तमिलनाडु कितना इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे जनवरी से और मई के बीच में कम से कम 10 से 11 रैलीज की थी। ठीक है। बीजेपी को 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें 3% वोट मिला था। ठीक है। और 2024 में ये 11.1% पहुंच गया था। सर, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक अजीब सी पॉलिटिक्स है। यहाँ पे द्रविडियन मूवमेंट की पार्टीज है, वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे आपने देख लिया होगा, डीएमके और एडीएमके है यहाँ पे प्रिंसिपल द्रविडियन पार्टी। और ये पार्टीज पहले क्या होता था, ये पार्टीज अपने दम पे चुनाव जीत सकती थी। बट अब क्या हो गया है कि इनको अभी अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। तो आपने देखा है कि डीएमके, जिसको अभी 40 सीट पूरी तमिलनाडु और पौंडीचेरी की मिली है, पूरी 40 सीट, इसका कारण यही है कि उनकी जो अलायंस है वो वेरी स्ट्रांग। कि उनके पास डीएमके है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज है, सब मिला के इन लोगों की 7 पार्टीज की रेनबो अलायंस है। और इन लोगों के अलायंस में क्या होता है कि वोट्स ट्रांसफर होते हैं। जब ये इनका एक कैंडिडेट कैंपेनिंग के लिए जाता है, तो सातों पार्टियों के कार्यकर्ता साथ में जाते हैं। तो अगर सोचिए, कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा तो उसके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, डीएमके के रहेंगे, लेफ्ट के रहेंगे, 6 से 7 पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। तो एक तरह से नैरेटिव बनता है, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, वो एक तरह से शो ऑफ पावर पावर प्रोजेक्शन करते हैं। तो आपने देखा है कि लास्ट 2019 के लोकसभा इलेक्शन डीएमके जीता, 2021 के असेंबली इलेक्शन डीएमके जीता है, 2022 के लोकल बॉडी इलेक्शंस डीएमके ने जीता है, डीएमके अलायंस ने, 2024 के लोकसभा इलेक्शन भी डीएमके जीता है। पर सर, बहुत कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, लोकसभा और अभी के बीच में बहुत कुछ चेंज हो गया है। लोकसभा में जिस हिसाब से आपने देखा है कि लास्ट ईयर अन्नामलाई ने जो फाइल्स, डीएमके फाइल्स निकालने चालू हुई, लोग बताते हैं कि डीएमके और एडीएम के बीच में टैसिट अलायंस हुआ था।
जिसके कारण वो अन्नामलई को बढ़ाना नहीं देना चाहते थे नेशनली। तो उन्होंने एक टैसिट अलायंस करके आपस में साठगांठ कर ली थी कि एक तरह से आपको इलेक्टोरल अलायंस नहीं करेंगे पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे कि कैंडिडेट उस सीट में ऐसा डालेंगे कि वो अन्नामलई को हराए और डीएमके को जिताए। तो वह भी वैसे ही आज क्या है, एडीएमके को कुछ भी सीट नहीं मिली, बट उन्होंने डीएमके के साथ मिलके अन्नामलई के अगेंस्ट उन्होंने उनको अन्नामलई को हरवा दिया। ठीक है, कोयम्बतूर सीट वो खुद हार चुके थे, आपने देखा। तो मैं भी उस समय मेरा भी मानना था कि अन्नामलई को नहीं करना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं, उनको लड़ना चाहिए, स्ट्रेंथ रखना चाहिए। लड़के क्या हुआ, अन्नामलई बहुत कन्फाइन हो गए उनकी असेंबली, उनकी पार्लियामेंट्री सीट पे। अगर वो नहीं लड़ते, ही कुड हैव कैंपेन्ड अक्रॉस द स्टेट। तो सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बीजेपी के अंदर खुद भी है। बीजेपी के अंदर जो लोकल पार्टीज में खुद भी रिसेंटमेंट है, क्योंकि अन्नामलई 2020 या 21 में बीजेपी ज्वाइन किए थे और साल भर के अंदर उनको तो प्रेसिडेंट बना दिया गया। पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि बीजेपी कुछ बड़ा काम कर नहीं पा रही थी। अन्नामलई ने पार्टी में आके एक जान फूकी है, लोगों के अंदर एक टॉकिंग पॉइंट बन गए। बट आज अभी अगर इलेक्टोरल वोट शेयर देखें तो बीजेपी का 11% वोट शेयर है। ठीक है, और आपने देखा कि जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ, अन्नामलई यूके चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे 3-4 महीने तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक तरह से वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया था। सर उसी समय हमने पहले भी बताया था कि जोसेफ विजय वो इमर्ज हुए एक नई तरीके से, नया फोर्स बन के इमर्ज हुए तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की टीवीके, और इस टीवीके की लॉन्च जब हुई थी अक्टूबर में, लोग बताते हैं बिना किसी के, मतलब जनरली पॉलिटिकल पार्टीज जब ये ऐसी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करती है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं, बिरयानी दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। जोसेफ विजय को देखने के लिए वहां पे लोगों का उन्माद उमड़ पड़ा था। सर उस दिन बताते हैं कि अराउंड 1 मिलियन पीपल अटेंडेड इस कॉन्फ्रेंस, उसका कन्वेंशन। ठीक है, बड़े बड़े ग्राउंड में किया था, तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। अब लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसका वोट शेयर में क्या इम्पैक्ट आएगा। सर जनरली क्या है, विजय वही वही आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं जो डीएमके रिप्रेजेंट करता है। और विजय ने क्या बोला कि डीएमके इट इज डीएमके उसका राइवल है, स्टेट राइवल है, और बीजेपी उसका आइडियोलॉजिकल राइवल है। तो एक तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी को वो अपना दुश्मन मानते हैं। ओके फाइन, दैट्स फाइन, स्टेट पॉलिटिक्स। और तमिलनाडु के अंदर सडनली क्या हुआ, डीएमके के अंदर उदयनिधि स्टालिन का इमरजेंस हुआ। जिस हिसाब से उन्होंने सनातन के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट दिया था, उसके कारण वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी बहुत बड़े डायस्पोरा में वो फेमस हो चुके हैं। और एक तरह से उसके बाद उनको डेप्यूटी सीएम भी बन चुके हैं स्टेट के। तो सर अभी एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु में 3 लीडर है। एक तो उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, एमके स्टालिन के बेटे हैं। सेकेंड है जोसेफ विजय, जिनका पॉपुलैरिटी बहुत है। और जोसेफ विजय वही वही सपोर्ट बेस को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे डीएमके है। और थर्ड है अ, अन्नामलई। अन्नामलई का वो जो वोट शेयर है वो 11% है। बट सर सब लोग एक चीज भूल जाते हैं, तमिलनाडु में एक पार्टी है एडीएमके। आज कुछ भी हो जाए, इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ जयललिता, एडीएमके हैज बीन एबल टू रिटेन 20 to 22%, 25% वोट शेयर वो रिटेन करते हैं। डीएमके और एडीएम के बीच में 4 से 5% का डिफरेंस होता है। मतलब कल अगर एडीएमके एक रेनबो अलायंस फॉर्म करें विदाउट बीजेपी तो वो जीत सकते हैं। अपने पॉलिटिकल लॉन्च में विजय ने सबको अटैक किया, पर उन्होंने एडीएमके को अटैक नहीं किया। उन्होंने एडीएमके के जो संस्थापक है एनटीआर को, उसको मतलब उन्होंने उनको याद किया। तो फ्यूचर में एक तरह से हो सकता है कि तमिलनाडु में एडीएमके और विजय का अलायंस हो सकता है। एक और एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, जैसे अभी अन्नामलई आए हैं बाहर से, तो उन्होंने एडीएमके पे एडीएमके के ऊपर वो अटैक करते थे पहले, अब वो नहीं कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि इलेक्टोरल डिफीट के बाद उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, आज वो ट्रैक्शन मिला है, जो प्रधानमंत्री ने जो उनको ट्रैक्शन दिया है, ही हैज टू बिल्ड ऑन इट। सर एक तरह से देखा जाए तो एक भी सीट ना जीतना तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, पर्सनली फॉर अन्नामलई एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि जिस हिसाब से पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ पे, जिस हिसाब से कैंपेन किया था, जिस हिसाब से यहाँ पे रिसोर्सेस लगाए थे,
उस हिसाब से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लगा है, क्योंकि यूपी को पूरा इग्नोर किया गया। तो आपने देखा कि यूपी में बीजेपी की सीट 62 से 33 आ गई, ठीक है, वहां पे एक बहुत बड़ा डेंट किया, और तमिलनाडु में 31 सीट जीती उन्होंने। तो एक तरह से अब प्रेशर में आ गया, करो या मरो वाली स्थिति आ गई है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है। सेकंड, जो विजय है वो अपना गेम बहुत ही मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड वे में डाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि फ्यूचर में वो एडीएमके के साथ अलायंस कर सकते हैं। और वो एडीएमके जो लीडर है एडप्पलनी स्वामी, ईपीएस जो इनको बोला जाता है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है। सर, मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो ईपीएस की सरकार हमको प्रोवाइड भी करती है, ठीक है। तमिलनाडु में ऐसा है कि करप्शन की बात ना करें तो बढ़िया है, ओके। तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि करप्शन की बात दोनों जगह से नहीं करें तो बढ़िया है, सब जगह वैसा ही चलता है। बट वी हैव टू सी कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है। आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसी है, उनको इतनी सारी जैसे मैंने बताया कि उनको 4 विक्ट्रीज मिली है, अब एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस मोड में आ गए हैं। देयर इज अ डिस्कनेक्ट, ठीक है। और डीएमके के बीच में जो उनके कार्डर्स है आज की डेट में, दे आर फीलिंग एलियनेटेड। सर, डीएमके में ऐसा है कि वहां पे एक डिस्कनेक्ट है, ओके। एंड लोगों के बीच में एक तरह से 4 साल हो भी रहे ना, तो लोगों के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है। और जिस हिसाब से अभी लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है करने का। बट एक तरह से होता है कि तमिलनाडु में 5 साल में सरकार दूसरी सरकार आती है, तो अब मेरे ख्याल से मोमेंटम आने वाला है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में आगे आप देखेंगे कि वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज होगा, कि जिसमें मेरे हिसाब से विजय और अन्नामलई दोनों ट्राई करेंगे कि ईपीएस के साथ इनका अलायंस हो जाए, ताकि दोनों एक तरह से, और ईपीएस खुद एक चीफ मिनिस्टर बनने की कैपेबिलिटी रखते भी है, कोई भी अगर आ जाए तो मेरे हिसाब से तमिलनाडु पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर, हमने जो लोकसभा के इलेक्शंस है उसमें हमने देखा कि बीजेपी कुछ नहीं कर पाई तमिलनाडु के अंदर। इतना फैन फेयर, इतनी रैलीज, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कि आगे जब स्टेट के इलेक्शंस होंगे, अन्नामलाई वहां पर सीएम बन सकते हैं? आपको कितना परसेंट चांस लगता है उनके बनने का? सर, 2026 2026 असेंबली इलेक्शन में 0% नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो लेट सकता। मी बी वेरी अग, क्लियर विथ यू, क्योंकि 11% बीजेपी को 11% वोट शेयर मिलते हैं, और आपको जब वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करना है तो तमिलनाडु में आपको 20% वोट शेयर लाना जरूरी है। जब तक आप 20% वोट शेयर नहीं लाते हो, यू कैन नॉट बिकम अ पैन तमिलनाडु पार्टी। अभी जो बीजेपी का जो बेस है कंसंट्रेटेड है 20 to 25 सीट्स में। अगर बीजेपी 10 सीट भी जीत जाए आज की डेट में तो बड़ी बात है, अगर खुद लड़े तो 10 सीट भी मुश्किल से जीत सकेगी। ये रियलिस्टिक न्यूज है। मैं नेशनली मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद रहता हूँ, मुझे मालूम है, इसके लिए बता रहा हूँ। अच्छा उमेश जी, अगर आपको लगता है कि अन्नामलाई के सीएम बनने के कोई चांसेस नहीं है, तो जो मैंने ओपनिंग कमेंट में बोला था कि वाई नॉट यूज हिज कैपिटल पैन इंडिया, उनकी जिसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग है, लोग प्यार करते हैं उनके दबंग स्टाइल को, उन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट क्यों ना बना दिया जाए? सीट खाली पड़ी है। सर, मेरे हिसाब से उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ऐसा है कि ये जो पोस्ट है बीजेपी की प्रेसिडेंट पोस्ट है, इसमें कोई भी चमत्कार नहीं कर पाया। अन्नामलई ने एक चीज किया है कि जो वोट शेयर सिंगल डिजिट में था 3%, 2.83%, उसको 11% कर दिया। सर, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जब प्राइम मिनिस्टर की वेव सब जगह चल रही थी, उस समय भी तमिलनाडु में बीजेपी को 3% वोट मिला। अब आप सोच लीजिए 2024 में 11% हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और पार्टी को ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं सब जगह, वो कार्यकर्ता लीडर्स नहीं है सर बीजेपी में। प्रॉब्लम वहां है, अन्नामलई सब जगह थोड़ी खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे 234 सीट है तमिलनाडु असेंबली के लिए, तो उनको 234 तो पहले लीडर चाहिए, उसके बाद उधर उनके बूथ मैनेजमेंट के लिए चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सब होता है सर। तो पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। पर अभी मेरे हिसाब से ही शुड गो इनटू द असेंबली। असेंबली में जाके वहां पे उनको जो तमिलनाडु के लोगों की इश्यू है वो रेस करने की जरूरत है सर। बाहर उनको ने रख के उन्होंने पदयात्रा कर दी, सब कुछ कर दिया, उनको सब लोग जानते हैं आज। अब उनको जाना चाहिए असेंबली में। असेंबली में रख के वो वहां पे राज्य के लोगों की बात को आगे रखे,
तो एक तरह से उधर डिबेट करें और वहां पे वो सरकार को क्वेश्चन करो, तो मेरे हिसाब से 4-5 साल अन्नामलाई शुड बी रेडी टू प्ले द रोल एज एन ऑपोजिशन लीडर। मेरा ये मानना है। तो एक तरह से जब ऑपोजिशन लीडर बनेंगे, लोगों के बीच में ट्रैक्शन बनेगा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग रिलेट कर पाएंगे, लोग समझ पाएंगे कि ये आदमी हमारे लिए बात कर रहा है, तो 2031 में ही कैन बिकम द सीएम ऑफ तमिलनाडु। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन लग रहा है। मैं देखिए सर, मैं बाकी लोगों की तरह आपको एक झूठी आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। तमिलनाडु के अंदर यही रियलिस्टिक चीज है, ठीक है। बाकी लोग, मैंने खुद देखा है कि लोकसभा इलेक्शन पे बहुत लोगों ने चढ़ा दिया था, लोगों ने बोला 6 सीट 10 सीट एनडीए को मिल जाएगी। मुश्किल था सर, उस समय बोला नहीं जाता था, क्योंकि हम अगर कुछ उल्टा बोल देते तो यहाँ पे आपने देखा ही है कि हम सच्ची बात बोलते हैं तो हमको एंटी कांग्रेस सपोर्टर बोला जाता है। फिर मतलब हमको यहाँ पे पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो क्लियर कट बात कोई नहीं करता सर राइट विंग में। और सर एक और एक चीज है, राइट विंग में एक राइट विंगर दूसरे राइट विंगर को नीचा करने की कोशिश करता है। ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में होता नहीं है, वहां पे एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे चैनल्स पे कितनी बार शेडो बैन लगा दिया गया है। कौन करा रहा है हमको ही नहीं मालूम, बट कोई ना कोई तो करा ही रहा है। हम जिस हिसाब से हम लोग जब सही बात करते हैं, हमारे चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स भी आए हुए, पिछले दिन आए थे, आपको भी मालूम है। बस इतना ही बोलूंगा सर। महेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए आप, हमारी शर्त लगी थी एक, दिल्ली में सीएम कौन? आपने बोला बंसरी स्वराज, मैंने बोला था नूपुर शर्मा। वो शर्त अभी भी स्टैंड करती है। मैं अभी भी कायम हूं, नूपुर शर्मा को सीएम बनाएगी बीजेपी। आपने किसी और का नाम लिया था, कॉफी या आप पिलाएंगे या मैं पिलाऊंगा। दूसरी बात, अन्नामलाई के लिए भी मेरा अपना मानना है, वाई टू वेस्ट हिज एफर्ट्स फॉर द नेक्स्ट 5-7-8 ईयर्स, जब आपको मालूम है कि वो 2026 में, ठीक है, वो अगर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो नेशनल कैपिटल में आकर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, नड्डा की जगह लेते हैं, नड्डा जी की, तो वो उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं पैन इंडिया में जितना कि वो तमिलनाडु में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बट अभी भी कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ अभी भी इसके ऊपर कि नेशनल प्रेसिडेंट अन्नामलाई को होना चाहिए। इसके ऊपर भी शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें तमिलनाडु में ही यूज़ किया जाएगा। मैं कहता हूँ इन्हें यूज़ पैन इंडिया में किया जाए। जैसे योगी जी की अपील है, वैसे ही इनकी भी अपील है। शेर शेर ही होता है, उसे आप पिंजरे में, तमिलनाडु के नाम के पिंजरे में बंद क्यों करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट सर लेट्स सी, ये वक्त सर बताएगा। हम क्यों तमिलनाडु के लीडर को हम पूरे इंडिया को लेंड करें? वो हमारे लीडर है, हम चाहेंगे इधर टू बेनिफिट करें। आपके पास योगी जी है, आपके पास हेमंत बिस्वा शर्मा है, आपके पास बहुत सारे लीडर्स हैं। तमिलनाडु में एक ही तो लीडर है हमारे पास। लेट हिम बी देयर एंड वर्क फॉर अस इन तमिलनाडु। और मेरे हिसाब से अभी वो तमिलनाडु असेंबली में होना जरूरी है, ताकि लोग उनको रिलेट कर सके एंड ही कैन ग्रो ऑर्गेनिकली। ठीक है, विजय का एक स्टार्टअप है, उदयनिधि के साथ उसकी फैमिली लिगेसी है। अन्नामलाई जो रहेगा उसका सेल्फ मेड मैन है, उन्होंने अपने आप को बता दिया है, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। But sir, you have to, Annamalai will have to fight the political might and clout of DMK and the star appeal of Joseph Vijay. वो एक बहुत बड़ा वो चैलेंज है। He has to position himself as an alternative and a future leader of Tamil Nadu. और जैसे मेरा मानना है कि तमिलनाडु में 3 लीडर आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है जोसेफ विजय, एक है उदयनिधि स्टालिन और हमारे अन्नामलाई। अब देखना ये है कि कैसे इसमें समीकरण बनते हैं और कौन इसमें बाजी मारता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2031 के इलेक्शन के लिए। अभी मेरे हिसाब से 2026 का इलेक्शन विल बी अ फाइट बिटवीन सीएम स्टालिन एंड ईपीएस। ठीक है, तो ये अभी तक रहेगा, पर उसके बाद पोस्ट 2026 तमिलनाडु पॉलिटिक्स विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। इतना ही बोलूँ। चलिए देखते हैं अन्नामलाई वहाँ पर क्या करते हैं, और इसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट में अगर वो आते हैं तो क्या करते हैं। और आपने बोला कि अगर अन्नामलाई आपके पास एक ही लीडर हैं, उन्हें अगर दिल्ली भेज दिया जाए तो तमिलनाडु में कौन लीड करेगा? तो हमारे पास उमेश अग्रवाल अभी भी हैं, वो कभी भी लीड कर सकते हैं। आई नो यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। थैंक यू सर, जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।